छत्तीसगढ़ में लगातार बस्तर संभाग में बीजेपी के बड़े नेता सभा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बस्तर की जनता को साधने की पूरी कोशिश करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आई तो फिर आपके पैसे लूटेगी, भाजपा को लाएं, केंद्र राज्य सरकार दोनों आपका हक देंगे। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए केवल 29,000 करोड़ रुपए दिए, मोदी सरकार ने 1,32,000 करोड़ खर्च किए। जिस सरकार में आदिवासी युवा निर्वस्त्र होकर रैली करें, उसे शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 3 बार दिवाली मनेगी, एक दिवाली के दिन, दूसरी 3 दिसंबर को कमल खिलने पर और तीसरी जनवरी में श्री राम मंदिर बनने पर। कांग्रेस सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। नगरनार प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, ये प्लांट बस्तर की जनता का हक है। देश भर में एक दिवाली मनेगी, सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण पर होने वाले चुनाव में 20 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन सीटों में बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों के साथ ही राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। पहले चरण में बस्तर संभाग में मतदान होने की वजह से राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस बस्तर संभाग में बना हुआ है। इसी के तहत आज सीएम भूपेश बघेल भी बस्तर संभाग के दौरे पर पहुंचे, जहां वह नारायणपुर और दंतेवाड़ा में आयोजित आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह के बयानों पर कहा कि अमित शाह मुगालते में हैं। बस्तर में आकर पीएम नरेंद्र मोदी ने नगरनार के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जो बस्तर से जुड़ा हुआ मामला है। यहीं रमन सिंह डबल इंजन की सरकार यहां के बैला डीला की खदान को अडानी को सौंपने का काम किया, जिसका बस्तर के तमाम साथियों ने विरोध किया। एनएमडीसी को झुकना पड़ा और अडानी को जो एमडीओ नियुक्त किया था उसे निरस्त करना पड़ा। देखो, ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। धान खरीदी ये करते हैं, बोलते हैं। आप मुझे बताओ, धान खरीदी कौन करता है? राज्य सरकार की केंद्र सरकार? कोई बताओ। हाँ, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, इसी बात को कौन विश्वास करेगा? बस्तर में आके प्रधानमंत्री नगरनार के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जो बस्तर के से जुड़ा हुआ मामला है। यही रमन सिंह और डबल इंजन की सरकार थी जिन्होंने यहाँ के बेलाडीला खदान को अडानी के हाथ में सौंपने का फैसला किया था। ये तो बस्तर के लोग हैं, दंतेवाड़ा के लोग हैं जिन्होंने विरोध किया। इसमें देवती कर्मा जी, दीपक बैज जी और तमाम सब साथी लोग इसका विरोध किए, और छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जो ग्राम सभा है उसको भी पुनः परीक्षण कराए, निरस्त भी कराए। और आज मुझे खुशी है कि एनएमडीसी को झुकना पड़ा और वो जो एमडीओ नियुक्त किया था अडानी को, उसको निरस्त करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही जनता को साधने की कवायद तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरकर जनता को साधने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। देखना होगा कि बड़े नेताओं की बयानबाजी का असर जनता पर कितना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात पे इन दिनों बस्तर चर्चाओं में है। विधानसभा सीटों के अनुसार से प्रदेश के सबसे छोटे संभाग में सबसे ज्यादा जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है, चाहे पीएम मोदी की जिक्र कर ली जाए या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह की, या फिर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी हो या खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो। सभी की निगाहें इन दिनों बस्तर पे लगी हुई कि कैसे बस्तर को जीता जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में, चुनावी समीकरण में बस्तर को सत्ता की चाबी मानी जाती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सीनियर लीडर धनंजय ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है।
पूर्व विधायक बीजेपी के बेहद वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ है। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र पांडे भी हमारे साथ है। मृगेंद्र जी, आपका भी बेहद स्वागत है। धनंजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, बस्तर पे फोकस। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नगरनार का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, बस्तर में खुशहाली आ जाएगी, 2043 तक कोई भी जो है कुपोषित नहीं होगा, एनीमिया से किसी की मौत नहीं होगी या कोई उससे ग्रसित नहीं होगा। बस्तर पे इतना फोकस क्यों धनंजय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बताना चाहिए कि आखिर 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बस्तर के आदिवासियों के लिए क्या किया है। मोदी जी भी आते हैं, वो बोलते हैं कि 2047 में फला होगा। अभी अमित शाह जी आके वो कहते हैं कि 2043 में फला होगा। इनके पास वर्तमान के समस्याओं को लेकर कोई ना तो इनके पास कोई रोड मैप है, ना ही नरेंद्र मोदी सरकार की कोई उपलब्धियां हैं। अगर आज अमित शाह जी कहते हैं कि 2043 में बस्तर से एनीमिया मुक्त हो जाएगा, कुपोषण मुक्त हो जाएगा, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किया है, क्यों इस दिशा में काम नहीं किया है। हमारी जब सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्य के कमियों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में 37% बच्चे कुपोषित हैं और 47% महिलाएं जो है एनीमिया से पीड़ित है, और उस दिशा में काम किया, क्योंकि उन्होंने कहा है जितना जनहानि नक्सलवाद से होता है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इस कुपोषण और एनीमिया के कारण हम अपने लोगों को खोते हैं। और आज देखेंगे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक और अनेक जो योजनाएं बनाई गई है, उसके चलते आज छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दरें कमी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, एनीमिया की दरें में कमी हुई है। तो अमित शाह जी के पास झूठ बोलने के अलावा और लोगों को सपने दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इनको तो प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि 9 साल में नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। ठीक है सुंदरानी जी, जब भी बीजेपी के केंद्रीय नेता आते हैं, आरोप कांग्रेस की ओर से यही लगता है कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ की सियासी आंच में सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। ये झूठ का जो टैगलाइन लगा हुआ है बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ, कांग्रेस ने जो लगाया है, वो कब समाप्त होगा? और छत्तीसगढ़ के फोकस में बस्तर बार बार क्यों निकल के आता है सामने? देखिए अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी का टैगलाइन जो भी हो, कांग्रेस पार्टी का आरोप जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 साल का कांग्रेस की सरकार का जो इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ में, चाहे वो बस्तर की बात करें या अन्य बात करें, इनके पास आज उपलब्धि के नाम पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता को गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। नगरनार प्लांट की बात करते हैं बार बार कि अडानी को चला जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, ऐसा कोई दस्तावेज है क्या आपके पास कि हमने नगरनार प्लांट को अडानी को देने की बात कही? धनंजय जी, मैं आऊंगा। ये सिर्फ एक बार सुंदरानी जी को कंप्लीट सिर्फ ये धोखा देने की बात, जनता को गुमराह करने की बात, भ्रष्टाचार वाली सरकार। अगर सरकार के पास अगर कोई तैयार फार्मूला नहीं होता, 2022 तक, धनंजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, धनंजय जी 2022 तक किसानों की आय देवड़ी करने की बात अगर कही थी तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ लोगों को देकर पूरे देश में कहीं न कहीं आवासहीन लोगों को आवास की समस्या से मुक्ति दिलाई है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है, वो एक समय बद्ध कार्यक्रम तय करते हैं कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, धारा 370 समाप्त हुआ। प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, वो किया। 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम मुद्रा बैंक के माध्यम से बिना गारंटी के लोन देकर 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है कि एक सरकारी नौकरी में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना उद्योग लगाता है, अपना व्यापार लगाता है, तो कम से कम 4 लोगों को रोजगार देता है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हमेशा कांग्रेस के मित्र उठाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुद्रा बैंक के माध्यम से 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से लोगों को लकड़ी पे खाना बनाने से मेरी माताओं बहनों को मुक्ति दिलाने का काम अगर किया है। लौटूंगा सुंदरानी जी, मैं लौटूंगा। उज्ज्वला गैस के रिफिलिंग के जो आंकड़े हैं
वो छत्तीसगढ़ के पब्लिक डोमेन में है कि लोगों को एक बार सिलेंडर तो मिल गया, रिफिलिंग का स्तर क्या रहा आप भी जानते, तमाम लोग जानते हैं। बहरहाल मैं लौटूंगा आपका, मैं मृगेन जी का एक बार रुक कर लेता हूँ। मृगेन जी, बस्तर पे इतना फोकस किया जा रहा है, बस्तर में 2018 का परिणाम बताता है कि कांग्रेस ने 11 सीटों पे जीत हासिल की थी, 19 में वो बाई इलेक्शन के बाद 12 के 12 बस्तर में कांग्रेस के पास। कैसे इस पे वापसी कर पाएगी बीजेपी? क्या लगता है कि क्या कुछ खास प्लान, क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जा रही होगी, क्या समीकरण देखते हैं आप? देखिए, बस्तर की 12 सीट अभी कांग्रेस के पास है, जिसने पिछले 7-8 महीनों में बहुत जमकर मेहनत की। बीजेपी की जो डी पुरंदेश्वरी जी थी, उन्होंने बस्तर के कई दौरे किए। अभी भी ओम माथुर जी और तमाम बड़े नेता बस्तर पे हैं। अमित शाह जी का 2 से 3 दौरा हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी का हो चुका है। तो भाजपा पूरी ताकत तो लगा रही है। अब जनता इनकी बातों को कितना भरोसा करती है तो जनता पे रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस की तरफ से भी देखिए, पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी बस्तर से आते थे, अभी दीपक बैज जी हैं। दीपक बैज जो है सांसद भी रहे, जिन्होंने 22-23 साल बाद जो है वहाँ लोकसभा में जीत दर्ज की। तो और कांग्रेस ने जो अपने कमजोर कड़ी जिनको माना जा रहा था, उन विधायकों के टिकट भी काटे हैं। तो कुल मिला के बस्तर पर दोनों ही दलों का फोकस है और दोनों ही दल जोरदार मेहनत भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों दलों का फोकस है, क्योंकि बस्तर को सत्ता का चाबी माना जाता है। धनंजय जी, आप दस्तावेज दिखा रहे थे, दस्तावेज दिखाने को लेकर भारत में कई तरह के सियासी बहस हो चुके हैं, कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल चुकी है। आप दस्तावेज दिखा दीजिएगा, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है कि 18 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया गया मुद्रा लोन के जरिए। देखिए, वही तो बड़ा हास्यपद होता है कि भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लाभ दिला दिया गया है, कर्ज दिया गया है, रोजगार दिया है, कर्ज दिया है, रोजगार नहीं दिया है। आपने कर्ज दिया है ये कह रहे हैं ना, सुनिए, कर्ज के माध्यम से रोजगार की बात करें, ठीक है, के लिए ही कर्ज। और मुद्रा योजना का रिपोर्ट बता रहा है कि पूरे देश में मात्र उन्होंने 6 लाख लोगों को इस योजना के माध्यम से कर्ज दिया है। और बाकी जो युवा जो उनसे लोन मांग रहे थे, तो उनसे कहा जाता था कि पैसा के रिटर्न की गारंटी क्या है? अगर हम आपको बैंक अगर आपको पैसा देगा मुद्रा योजना में, तो उसकी रिटर्न होने की गारंटी क्या है? अगर आप असफल हो गए तो पैसा कौन देगा? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आपके कोई ऐसे मजबूत हो, आपके पास एसेट्स नहीं है जिसको बेचकर मुद्रा योजना का पैसा भरा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी नेता झूठ तो ना बोले कम से कम। आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, सदन में प्रस्तुत रिपोर्ट है, और यहां आप बोलते हैं कि 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लाभ मिला। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना की बात की। इस देश का दुर्भाग्य समझिए कि उज्ज्वला गैस योजना के योजना लाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने घर में जलने वाले चूल्हों को बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को केरोसिन मिलता था ताकि धुआं ना हो, वहां पे उनको खाना बनाने में किसी माता बहनों को तकलीफ ना हो। केरोसिन बंद कर दिया गया, क्योंकि उज्ज्वला योजना के नाम से जो इनके पूंजीपति मित्रों ने जो गैस चूल्हा में कमाई किया है, सिलेंडर बनाने में कमाई किया है, लेकिन गरीब जनता को सिलेंडर भराने का राहत नहीं मिल पा रहा, पैसा नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस शासन काल में जो 410 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर होता था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद वो 1200 रुपए तक पहुंचा है। और अभी 300 रुपए का डिस्काउंट देकर जो अपने पीठ थपथपा रहे हैं, ये जनता को राहत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने लूट में 300 रुपए कमी की है। तीसरी बात, ये नगर नाथ संयंत्र को लगातार लेकर झूठ बोल रहे थे। एक विश्वसनीय अखबार है, हमारे ही प्रदेश का है, अगर आप इजाजत दे तो उसका नाम भी बताऊंगा, क्योंकि एक बाध्यता बाकी सारा चीज बता दीजिए, है ना। एक दैनिक भास्कर अखबार है, उसकी जगदलपुर की आज ही की खबर में बता रहा हूं कि एनएमडीसी का शेयर उछला तो इस्पात संयंत्रों निजी करने की प्रक्रिया हुई, और उसमें विजिट की तैयारी को लेकर जो नगर नाथ संयंत्र है उनके जीएम का स्टेटस बयान है, और उसके खिलाफ जो निवेशीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ जो मजदूर संगठन उसकी खबरें छपी हुई है। और ये भी बता रहा है जब शेयर के रेट बढ़ रहे हैं तो कैसे उसे निजीकरण करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सुंदरानी जी, आप भी इसी प्रदेश में रहेंगे, मैं भी इसी प्रदेश में रहूंगा। राजनीतिक प्रतिबद्धता अलग हो सकती है, लेकिन क्या प्रदेश के जो नगर न्याय संयंत्र है, जिसमें प्रदेश के जो लाखों आदिवासी उसकी भावनाएं जुड़ी है, उन आदिवासियों ने नगर न्याय संयंत्र बनाने के लिए अपने जमीनें दी हैं ताकि वहां का रोजगार मिल सके, उसके सामने आप खुला खुला झूठ बोल सकते हैं?
ठीक है, ना स्वीकार करिए, लेकिन इतना भी झूठ मत बोलिए क्योंकि बस्तर का युवा पढ़ा लिखा है। बस्तर के युवा के हाथ में आज संचार क्रांति है। उसको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हर चीज को बेच रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है। जहां युवा रोजगार मांगता है, नरेंद्र मोदी जी उनको पकौड़े तलने की सलाह देते हैं, पकौड़े बेचने की सलाह देते हैं, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी इस देश के 30 लाख सरकारी पद खाली है, उसे भर्ती नहीं करते हैं और देश के उपक्रमों को बेचने का काम करते हैं। ये युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं है। और हर जब युवा कुछ कहे तो 2043, 2047, 2050 ऐसे फिगर बताते हैं, तब होगा। ठीक है धनंजय जी, एक आंकड़े को मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूं। आपने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 6 लाख लोगों को लोन मिला, लेकिन केंद्र सरकार की रिपोर्ट, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारत देश में अब तक जो है 34.42 करोड़ लोगों के खाते में मुद्रा लोन के जरिए ऋण की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। खैर, आंकड़ों को हम छोड़ देते हैं। सुंदरानी जी, ये इनका काम ही है। सुंदरानी जी, मेरा सवाल सुन पार्टी लीजिए। का काम ही हो गया कि झूठी बातें फैलाकर मेरे पास जो सरकार को रिपोर्ट है मैं बदनाम आपको दिखा दूंगा। अरे आप जो सदन का रिपोर्ट है मैं आपको दिखा दूंगा। सुंदरानी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। सदन का रिपोर्ट दिखा दूंगा आपको। धनंजय जी, मैंने कहा कि आंकड़ों को हम छोड़ देते हैं, भावना पे हम बात करते हैं कि निश्चित तौर पे आपने कहा कि ऋण दिया गया, ना कि रोजगार दिया गया। आपने भी ये बात बिल्कुल सही कही कि वापसी की गारंटी को लेके भी कई तरह के पेच फंसे, लाखों आवेदन जो है उसमें लंबित हुए, पेंडिंग हुए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। सुंदरानी जी, आज देश के गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि बस्तर में या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। साहब, आप विधायक रह चुके हैं सुंदरानी जी, नक्सलवाद के खात्मे के लिए कितनी आहूतियां हुई, आंकड़े सबके सामने है। नक्सलवाद का मुद्दा और समाप्ति के दावे चुनावी समर में क्यों याद आए आप लोगों को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने नक्सलवाद समाप्ति की बात की है। ये विरासत में मिली हमको नक्सलवाद। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही, मध्य प्रदेश संयुक्त से नक्सलवाद की समस्या थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में नक्सलवाद पर कहीं न कहीं अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की और सरगुजा से पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त किया। बस्तर में 2022 तक का लक्ष्य था कि 2022 तक हम बस्तर में भी नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी 2018 में। अगर 2018 में हमारी सरकार बन गई होती तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी की दृढ़ता के चलते नक्सलवाद समाप्त होता। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बनी और ये कांग्रेस की सरकार नक्सलवाद के प्रति लचीला रुख, नरम रुख, कांग्रेस के नेताओं के जो बयान नक्सलवाद के ऊपर आए हैं, कई बार वो चौंकाने वाले बयान, कहीं न कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले बयान। सुंदरानी जी, राजनीति को अगर दरकिनार करके आपके इस बयान को मैं सिरे से खारिज कर सकता हूं पत्रकार होने के नाते। नक्सलवाद का दंश कांग्रेस ने जितना झेला है, देश के किसी भी राजनीतिक दल ने उस दंश को नहीं झेला है। भारतीय जनता पार्टी ने मैंने क्या कहा? मैंने कहा जितना दंश, हमें अफसोस है, हमें भी अफसोस है कांग्रेस के नेताओं का जो शहीदी हुई उसके बारे में हमें भी उतनी संवेदना है उनके प्रति, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं दंश सहा? बिल्कुल शहादत हुई है, लेकिन मैं क्या कहा सुंदरानी जी, आपने जो कहा ना कि कांग्रेस के नेता नक्सलवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि राजनीति को दरकिनार कर दीजिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं लौटूंगा। मैं एक छोटा जवाब देता हूं। छोटा जवाब देता हूं। छोटा जवाब देता हूं। मैं एक बार मृगेन जी का रुख कर लेता हूं। धनंजय जी आऊंगा आपके पास, आप तैयारी कर लीजिए। मृगेन जी, नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। अमित शाह जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी 2023 में, नक्सलवाद की समाप्ति हो जाएगी। नक्सलवाद सेंसिटिव मुद्दा, उसे क्या राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए? संवेदनशील मुद्दा है। कांग्रेस ने अपनी नेताओं की पीढ़ी को खोया है नक्सलवाद में। भाजपा के भी भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या की थी, तो ऐसा नहीं है कि नक्सली सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का है। नक्सलवाद संवेदनशील मुद्दा है। अभी जो पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो राज्य सरकार ने जो पहल की, विकास, विश्वास और संवाद की पहल थी, उसमें आप देखिएगा नक्सलवादी घटनाएं कम हुई। आप और मैं पहले देखा करते थे कि हर तीसरे दिन बड़ी घटनाएं होती थी और हम लोग पुलिस मुख्यालय में बैठे रहते थे, या फिर माना में श्रद्धांजलि देने के लिए कोई केंद्रीय गृह मंत्री आता था और तमाम चीजें होती थी। तो वो घटनाएं पिछले 5 साल में कम हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद 5 साल में खत्म कर देंगे,
तो एक अच्छी चीज है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल बयानबाजी है, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करना और इस तरह से, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं नक्सलवाद को लेकर अभी, क्योंकि बस्तर में चुनाव है और बस्तर में नक्सली सबसे ज्यादा प्रभावी चुनावी मुद्दा है नक्सलवाद। तो अमित शाह जी का बयान एक तरह से आया है ये। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही, मैं भी इसी बात का जिक्र कर रहा हूं मृगेन जी कि नक्सलवाद जैसे संवेदनशील विषय पे राजनीतिक आरोप या राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह उसमें शामिल नहीं होना चाहिए कि आप हमारी सरकार बना दीजिए, हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। धनंजय जी आप कुछ कह रहे थे, अब आप बता दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी आज गृह मंत्री है ना, वो जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तब इस प्रदेश में रमन सिंह की सरकार हुआ करती थी, और दक्षिण बस्तर के 2 विकासखंड तक जो सीमित नक्सलवाद है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की सत्ता लोलुपता, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार और नक्सलवाद को लेकर जो उनका रवैया रहा ढीला ढाला, इस प्रदेश के 14 जिले नक्सलवाद के प्रभाव में आ गए। स्वयं डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला कवर्धा जो है नक्सलवाद के प्रभाव में आ गया, और पूरा प्रदेश में आप देखेंगे उस दौरान बहुत सारे आदिवासी लोगों की हत्याएं नक्सली घटनाओं में हुई है, हमारे जवानों की शहादत हुई है, हमने तो अपने नेताओं को भी खोया है। तो गृह मंत्री जी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि उनकी सरकार में इस प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ा है और खत्म नहीं हुआ है। और आप आज देश के गृह मंत्री हैं, आप अगर आज चुनाव में ये कहते हैं कि नक्सलवाद आपकी सरकार में खत्म होगी, तो क्या केंद्र में आपकी सरकार है? मतलब आप कहीं ना कहीं नक्सली मामलों में राज्य सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकार के उपेक्षा कर रहे हैं और नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यह स्पष्ट होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है, और जनता जब सवाल पूछे, जनता जब मांग करे तो 2030 के आगे का डेट इन लोग देते हैं। मतलब एक पूरी तरीका से एक नाकाम सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जैसे 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार थी। ठीक है, जनता आकलन कर लेगी 2024 में कि केंद्र की सरकार का वैल्यूएशन जनता के जहन में या जनता के दिलों तक कितना उतरा है। सुंदरानी जी, एक नए सवाल के साथ मैं आता हूं। आज अमित शाह जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली होगी, मतलब 3 दिवाली के तोहफे होंगे। पहला दिवाली होगा, दूसरा 3 दिसंबर का तोहफा होगा, और तीसरा राम मंदिर का जिक्र उन्होंने कह दिया कि जनवरी में राम मंदिर बनेगा तो भी दिवाली होगी। 3 दिवाली का कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से 3 दिवाली होगी छत्तीसगढ़ में। एक तो दिवाली सामान्य जो दिवाली त्योहार के रूप में होती है वो होगी। 3 दिसंबर को भी हम आतिशबाजी करेंगे, दीपावली जैसा जश्न मनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में होगी। सुंदरानी जी, 1 सेकंड टोक रहा हूं मैं, माफी के साथ, फिर आप बात करिएगा। 2 सूची बीजेपी की जारी हुई, तीसरी सूची में एक नाम था, पहला 17 अगस्त को और दूसरा 2 दिन पहले। साहब, एक जगह भी पटाखे नहीं फूटे, आप 3 दिसंबर को जम के आतिशबाजी करने की बात कहते हैं। ना आपके किसी कार्यालय में पटाखे फूटे, ना किसी कैंडिडेट के घर में पटाखे फूटे, तो दिवाली की तैयारी कहाँ हुई? अवधेश जी, हम लोग धरातल पे रहने वाले लोग हैं। हम पहले आतिशबाजी नहीं करते, हम उस वक्त आतिशबाजी करते हैं जब जीत होती है, और जीत निश्चित रूप से हमारी होगी। हम दीपावली मनाएंगे 3 दिसंबर को। अच्छा, तीसरा दिवाली, तीसरी दिवाली प्रभु राम के मंदिर का जो जनवरी में लोकार्पण होगा। और चूंकि ये प्रभु राम का ननिहाल है, प्रभु राम का जो जन्म स्थान पे जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसका लोकार्पण के अवसर पर ननिहाल में दीपावली तो मनाई जाएगी। अवधेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, चले, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ननिहाल में दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इस रिंग को अपने 5 साल में बेहद मजबूत कर लिया है। राम वन गमन पथ की बात हो या अन्य मामलों की बात हो जाए, भाचा राम की जो संज्ञा है वो भी हमने बीते कुछ सालों में अधिकांश बहुतायत सुनने को हमें मिला है। मृगेन जी, बड़ा संक्षेप में आपका जवाब चाहता हूं कि 3 दिवाली जनमत को कितना प्रभावित करेगा और मतदाताओं के दिलों तक कितना घर कर जाएगा? दिवाली का कॉन्सेप्ट एक तो पहली दिवाली है जो सभी मनाएंगे, उसमें तो कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। दूसरी दिवाली जो भाजपा दावा कर रही है, अमित शाह जी ने कहा कि 3 दिसंबर को मनाएंगे, तो हर राजनीतिक पार्टी को यह हक है कि वो चुनाव परिणाम आने से पहले दिवाली मनाए। चुनाव परिणाम में क्या परिणाम आता है, क्योंकि हमने 2013 का भी चुनाव देखा, जब एक दौर में ऐसा लग रहा था कि रमन सिंह की सरकार चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीच में ही पटाखे फूट गए थे, बीच में ही पटाखे फूट गए थे। और 2018 में हमने देखा बिल्कुल समय का अभाव है, मैं आपको रोकना चाहूंगा मृगेन जी, बिल्कुल मृगेन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय का बेहद अभाव है। धनंजय जी, 10 सेकंड में आपका जवाब
3 दिवाली बीजेपी मनाने की तैयारी कर चुकी है। देखिए, जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है उस दिन से देश की जनता की दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, रक्षाबंधन हो या कोई भी तीज त्योहार हो, तनाव से भरा हुआ है। रक्षाबंधन में लोगों को ट्रेन नहीं मिलता है, दिवालियों में ट्रेन नहीं मिलता है, महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिवाली मनाते हैं भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी करके, पर प्रदेश और देश की जनता नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हताश और परेशान है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर तो कोर्ट के निर्णय में बन रहा है, और छत्तीसगढ़ में जो 15 साल तक थे ना, आज ननिहाल बोल रहे हैं इनको, कल तक नहीं बोलते थे। दिवाली मैंने ये बात कह दी थी। आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मृगेन जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के सियासत में बस्तर केंद्र बना हुआ है, क्योंकि बस्तर को सत्ता की चाबी मानी जाती है। अब बस्तर की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी, इसके लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। आज इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।